हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। इससे पहले की जो है पहले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए गए थे। कितने क्वेश्चन? 5 जो है 5 न्यूमेरिकल इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए गए थे, तो आज इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। ठीक है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है, और इधर कोई आवेश रखा हुआ माइनस Q। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से। क्वेश्चन का यह मतलब है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रेखाएं जो है ये सतत वक्र होती हैं। कैसे वक्र होती हैं? सतत मतलब कंटिन्यू होती हैं, ये लगातार होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये रेखाएं इस प्रकार से ऐसे गई और अचानक ऐसे टूट गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये रेखाएं गई और बीच में अचानक ऐसा टूट गई। यही पूछ रहा कारण क्यों सतत होती हैं, टूटती क्यों नहीं? ठीक है, तो अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक टूट जाती है, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक टूट जाती है तो इसका कारण यह है कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र अचानक समाप्त हो जाना। एकाएक जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टूटती है उस बिंदु पर मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाना, वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाना। और ये तभी पॉसिबल है जब वहां कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक कहीं टूटती नहीं है, वो सतत वक्र बनाती हैं। ठीक, पहले का कारण हो गया। दूसरे का है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। जैसे मान लो ये हमारी दो, इसमें कई सारी हमारी बल रेखाएं आपस में इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं। जैसे मान लो ये हमारी पहली बल रेखा, ये हमारी दूसरी बल रेखा। ठीक, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श कर दें, एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें, यानी कि कट कर दें। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रही हैं तो इसका मतलब यह है, अगर इस प्रतिच्छेद बिंदु पर मान लेते हैं बिंदु P पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस बिंदु पर अगर हम पहले वाले वक्र पर स्पर्श रेखा खींचें, ये होगा तो ये पहले वाले, यानी कि अगर ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की पहली रेखा के कारण ये दिशा बता रही है, और अगर दूसरे रेखा पे हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये दिशा बता रही है। यानी कि एक ही बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो उस कटे हुए बिंदु पर, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि संभव नहीं है। जो कि क्या संभव है? एक बिंदु आवेश के कारण एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिले, एक ही बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिले, ऐसा संभव है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, संभव नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? पहले का भी एक्सप्लेनेशन हो गया और दूसरे का भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, यानी कि QA का मान कितना दिया, 3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब माइक्रोकूलम, आवेश का SI मात्रा क्या होता है, कूलम। तो इसको कर लो तुरंत कूलम में, कि 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक,
QB का मान कितना दिया हुआ बच्चों, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। कूलम में कर लो 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम माइनस में, ठीक। अब कह रहा है निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं निर्वात में यहां एक आवेश यहां स्थित है, एक आवेश यहां स्थित है। यहां पे आवेश स्थित है QA, यहां पे स्थित है QB। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। कितनी भाई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूरी यानी R का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, इसको भी बदल लो। तो 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ये चेंज हो गया, ठीक। आगे इसी में पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, यानी ये अगर बिंदु A है, ये B है, इनको मिलाने वाली रेखा जो AB है, AB की मध्य बिंदु O पर, यानी इसका यहाँ पे सेंटर है O, यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर, यानी कि मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। तो इस मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो इस मध्य बिंदु को अगर देखा जाए, ये क्या है मध्य बिंदु, तो ये दोनों को यानी इस रेखा AB को दो बराबर भागों में बांट देगी, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। बात समझ में आई। हमें जो है क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा बिंदु O पे, बिंदु O पे। अब यहां पे ध्यान से देखो, बिंदु O पे दो बिंदु आवेश काम कर रहे हैं, एक ये QA और एक QB। तो एक बार इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, एक बार इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, बात समझ में आ गई बच्चों। क्या करना है, बिंदु O पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक बार QA के द्वारा यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार QB के द्वारा, फिर दोनों का परिणामी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, बिंदु A पर स्थित आवेश, बिंदु A पर स्थित आवेश QA के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता, 1/4πε0 QA बटे R²। दूरी अब कितनी हो जाएगी भाई, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हमको इस आवेश से चाहिए, तो यानी इस आवेश से अगर देखा जाए A से O के दूरी, तो AO इक्वल टू कितना है, यहां से AO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या यही 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और BO इक्वल टू भी यही इतना है, 10 गुणे 10 घात -2 मीटर। तो अब यहां पे जो दूरी हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, OA या AO का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यहां पे आप लोग मान रख दीजिए, क्या करिए, मान रख दीजिए। तो EA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/4πε0 का मान कितना, 9 गुणे 10 घात 9, गुणे QA का मान कितना, 3 गुणे 10 घात -6, बटे इसकी OA या AO का मान कितना है, 10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अब इसी को कर लो सॉल्व, इसी को कर लो सॉल्व, कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 गुणे 10 की पावर -6 प्लस 9, -6 प्लस 9 करोगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, नीचे 10 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 100 गुणे इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो ये हो गया 27 गुणे 10 की पावर 3 अपान 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक। यहां पावर +2 है, यहां -4 है, दोनों को सॉल्व करेंगे, पावर नीचे कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 27 गुणे 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर -2, ठीक है।
अब ये 10 की पावर -2 कितना आया, 27 गुणे 10 की पावर -3, ये EA निकल के आ रहा है अपान 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 10 की पावर +3 है, ये -2, ठीक, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो EA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 गुणे 10 की पावर 3 और ये ऊपर गया 10 की पावर 2, कितना आ गया, 27 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला, इसकी अगर हम दिशा देखें, EA की अगर हम दिशा देखें तो EA की जो दिशा है वो किधर है भाई, A से, यानी कि O से B की तरफ, O से B की तरफ। कैसे, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, प्लस आवेश से बाहर की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा EA, ठीक। और EB माइनस है, तो माइनस आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो जिस बिंदु पर निकालो, इस बिंदु से आवेश की ओर, तो O पे निकालना है, तो O से आवेश की ओर, यानी O से B की ओर निकलो, O से B की ओर इस साइड जाओगे तो ये तीव्रता हो जाएगी EB की, तो EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन में, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक। तो अब निकाल लेते हैं हम EB का मान। बिंदु B पर स्थित आवेश -QB के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1/4πε0 माइनस, यहां पे माइनस लगेगा नहीं, ठीक, QB बटे OB का होल स्क्वायर, ठीक है। EB इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना, 9 गुणे 10⁻9 गुणे QB का मान कितना दिया हुआ, 3 ही माइक्रोकूलम दिया है, तो 3 गुणे 10⁻⁻6 बटे इसकी दूरी कितना दे रखा है, 10 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सेम वही चीज है, इसको भी सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, 27 गुणे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसकी भी दिशा अगर देखें तो O से B की ओर, अतः बिंदु B पर परिणामी विभव तीव्रता, अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी भाई, E इक्वल टू EA प्लस EB, EA EB जोड़ दो, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, कितना हो जाएगा, 54 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, या 5.4 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों, ठीक, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है, यदि 1.5 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा, कितना बल का अनुभव करेगा, ठीक है, बात समझ में आई।
यहां पे बिंदु O पर हम कोई परीक्षण आवेश रख दें, बिंदु O पर यहां पे कोई परीक्षण आवेश रख देते हैं QO। इसका मान कितना है 1.5 गुणे 10 घात -9 कूलम, -9 कूलम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझिए, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये प्लस चार्ज है। माइनस वाला ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो FB के द्वारा बल होगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो ये वाला है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा? FA भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। दोनों बल की दिशाएं क्या होगी? सेम होगी। दोनों बल की दिशाएं सेम होगी। या सीधी बात, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 5.4 गुणे 10 घात 6, तो लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणे E। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी में देखो, यदि बिंदु O पर कोई 1.5 गुणे 10 घात -9 कूलाम का परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा भाई? उस पर लगने वाला कुल बल F इक्वल टू क्या होता है? QE। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। तो Q का मान 1.5 गुणे 10 घात -9, E का मान 5.4 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, सॉल्व कर लो। पहले 10 की पावर को देखो, तो 10 की पावर कितना हो गया? -3। 15 चौका 60 हासिल 6, 15 पचे 75, 6 81, 75 6 81। एक अंक यहां, एक अंक यहां। ठीक है, एक अंक यहां, ठीक, एक अंक यहां, एक अंक यहां, तो टोटल कितने हैं? 2 अंक। 2 अंक पे 0.12, 2 अंक पे 0, कितना आ गया? 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपका बी वाला पार्ट था। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी निकाय में दो आवेश QA तथा QB क्रमशः दो बिंदुओं 0,0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0,0 + 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित है। निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हम फार्मूला देखें तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? 2 गुणे, यानी कि क्या होता है भाई? सीधे सीधे दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी, गुणे बीच की लंबवत दूरी। यही ना फार्मूला होता कि कुछ और होता? यही होता। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 3D में फिगर है। कैसे है फिगर बच्चों? किधर है? 3D में। देखते हैं कोई शेप है 3D का। हालांकि यहाँ कोई शेप ही नहीं है 3D का। चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे शेप ऑफ की बात छोड़ो, हटाओ, आते हैं पेन की बात करते हैं। ठीक, 3D का फिगर है। ये मान लेते हैं हमारा जेड एक्सिस, सॉरी ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जेड डैश मत मानो, जेड मानो। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक,
तो इधर की तरफ अगर हम डॉट डॉट करके बढ़ा दें तो ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, और इधर की तरफ अगर हम डॉट डॉट करके बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक, जेड है ना, तो जेड डैश हो जाएगा। और इस साइड अगर हम डॉट डॉट करके बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई डैश। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट होता है 3D का, अगर किसी बिंदु का हमें निर्देशांक लिखना होता है तो पहले x लिखा जाता, फिर y लिखा जाता, फिर z लिखा जाता। ठीक है, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट लिखा जाता। अब यहां पे देखो पहला बिंदु कहां पे है, a। ठीक है, a है, a कहां है, x पे 0, यानी x वाले पे 0, y वाले पे 0, y पे 0 और z -15। तो ऊपर की तरफ z पॉजिटिव होगा, जो डैश वाला होता है वही नेगेटिव होता है। तो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी यहां कहीं आ रही है, तो ये हो गया हमारा 0 0 -15। ठीक, 0 0 -15 सेंटीमीटर। ठीक, अगला पॉइंट ये बिंदु A हो गया। अगला पॉइंट बिंदु B कहां है भाई, 0 0 +15, तो x पे 0, y पे 0 यानी यहां, और z पे 15, तो z पे 15 यहां कहीं। ठीक है, ये हो गया B। 0 0 और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये दूरी हो गई। तो टोटल डिस्टेंस इसके बीच की कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस AB = यहां पे आवेश कौन स्थित है, QA। यहां पे कौन आवेश है, QA। इसका मान कितना दिया हुआ है, 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। यहां पे आवेश कौन स्थित है भाई, QB। B पे B है, कितना है, -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, आवेश दोनों मिल गए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि QA व QB के बीच की लंबवत दूरी AB बराबर कितना हो जाएगा, 15 + 15, यानी ये इतना 15, ये इतना 15, 15 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लो तो 30 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा भाई, पेन गिर गया, समझ लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, P बराबर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, कोई एक आवेश मान लेते हैं QA गुणे बीच की दूरी यानी कि AB। तो QA का मान कितना, 2.5 × 10 कितना दिया है, -7 गुणे AB का मान 30 × 10⁻−2। तो 25 तियां 75, 25 तियां 75, ये 0 है 0, एक अंक पे 0, एक अंक पे 0, तो 75 × 10⁻⁻9। ठीक है, इतना कूलम मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया इतना कूलम मीटर। एक बार फिर से समझो, कह रहा है कि एक बिंदु आवेश QA A पर, ठीक है, एक बिंदु आवेश QA यहां बिंदु A पर, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है, 0 0 -15। तो यानी कि x का मान 0, y का मान 0 और ये z का मान -15। तो ऊपर z अगर हमने लिया है तो नीचे z डैश होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग कहीं लिखते हैं ऐसे x y, ठीक है, तो ये x डैश होता है ये, और नीचे y डैश होता है। इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, डैश की तरफ माइनस तो डैश की तरफ -15। अगली दूरी x0 y0 z पे 15, तो x0 y0 z पे 15। तो इनके बीच की कुल दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 15 ये, टोटल कितना हो गया 30, टोटल कितना हो गया 30। ठीक है, बात समझ में आई, दोनों के बीच की दूरी निकल गई। फार्मूला क्या होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी। तो कोई एक आवेश रख लो, चाहे ये और चाहे ये। ठीक है, चिन्ह छोड़ के, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो चिन्ह छोड़ के, क्योंकि दोनों ही बराबर है, ठीक, उनके बीच की दूरी। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4 गुणे 10 घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना दिया है? 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है? 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान निकालना है। ठीक है, बात समझ में? यानी कि अगर ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, समझिएगा ध्यान से, यहां बीच में बना देता हूं, ऊपर नीचे भाई सीधे सीधे रहो। ये हमारा क्या, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव इस प्रकार से है, ठीक है, जो कि क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा बराबर ये 30 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 अंश का। ठीक है, अब कह रहा है द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, यानी कि टाउ का मान निकालना। किसका मान निकालना है? टाउ। तो टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है भाई? टाउ बराबर हमको निकालना है और टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। पी का मान 4 गुणे 10 की घात -9, ई का मान 5 गुणे 10 की घात 4 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? हरियप जल्दी बताओ। साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। ठीक है, कितना होता है? 1/2। तो अब सभी को कर लेना गुणा। तो टाउ बराबर कितना था? 4 गुणे 10 की पावर -9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 ना, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर -9 प्लस 5, सॉरी -9 प्लस 4 कितना हो गया? -5 और गुणे 1/2। तो 2 1 के 2, 2 दहम्मा 10, कितना आ गया? 10 गुणे 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -5। मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? मात्रक होगा कूलाम, कूलाम कटेगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, मात्रक होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता होगा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर। कैसे? यहां पे कुछ नहीं लिखा तो यानी माना जाता है यहां पावर 1 है, तो -5 + 1 कितना हो गया? -4। ठीक है, ये आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऋणावेश से आवेशित पाया गया यानी कि उस पर इतने इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, यानी अगर यह मान लीजिए हमारा क्या है, कोई ऊन है, ऊन हो गया ना, हो गया ना बच्चों ऊन। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई ऊन है। ठीक, इसको किसी पॉलीथीन के टुकड़े से क्या किया गया? रगड़ा गया। ये मान लेते हैं पॉलीथीन का टुकड़ा है, इससे इसको क्या किया? रगड़ा गया। तो रगड़ने के बाद पाया गया इस पर कितना ऋणावेश, यानी इस पर 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का ऋणावेश पाया गया। क्या पाया गया? ऋणावेश। तो जाहिर सी बात है इस पर उतना प्लस आवेश होगा। ठीक, अब कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो यहां पे Q का मान कितना दिया है? Q बराबर दिया है -3 गुणे 10 घात -7 कूलाम। हालांकि यहां पे माइनस से कोई मतलब नहीं, हम एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो Q की जगह 3 गुणे 10 घात माइनस 7, n गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। ठीक है, हमें चाहिए मान n का, n बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 घात माइनस 7, 10 घात माइनस 7, इससे ये गुणा है 1 ठीक है, तो 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 से गुणा है, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब कर लो इसी को सॉल्व, इसी को क्या करो सॉल्व कर लो। तो क्या आया हमारे पास n इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 था और 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो ये पहले पावर ले जाओ, ये माइनस 19 से ऊपर जाएगा प्लस 19, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और गुणे 10 की पावर प्लस का 19 बटे 1.6 नीचे हो गया 1.6। पावर अरेंज कर लो तो पावर कितना हो गया 3 गुणे 10 की घात, यहां माइनस 7 यहां प्लस 19, तो कितना आ जाएगा 12 बटे 1.6। अब 3 में 1.6 से करना है भाग, किससे 3 में 1.6 से करना है भाग, तो कैसे होगा भाग, ये हो गया 3, इसमें भाग करना है 1.6 से। ठीक, अब यहां एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी अब ये हो गया 16, या इसको ऐसे समझो 3 बटे 1.6, दशमलव खत्म करने के लिए 10 से ऊपर नीचे कर दो गुणा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 16 दहम्मा 160, एक अंक पे दशमलव एक अंक पे दशमलव, तो यानी कि कितना हो गया नीचे 16, तो कितना हो गया ये हमारा 30 बटे 16, तो वही चीज यहाँ पे हमने लिख लिया 30 बटे 16। अब भाग करो, एक बार जाएगा 16, कितना आया 14, ठीक है, अब दशमलव लगाओ, जीरो आ गया, कितना हो गया 140, 16 नवैया में 144 होता, 9 बार जाएगा नहीं तो 8 ही बार जाएगा, 16 8 यानी 8 छक 48, 8 छक 48, 8 के 8 4 12, 16 8 128, कितनी बार गया 2, ठीक है 1 12, फिर दशमलव लगाइए, जीरो अपने आप आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा नहीं 7 बार नहीं, लगभग 6 बार जाएगा, तो 6 36 के 6 और 16 छक्का ये हो गया 96, ठीक है, तो यहां से आया 4, ठीक, और यहां बचा 1 नहीं 7 बार चला जाएगा, ठीक है 7 बार चला जाएगा बच्चों, तो 16 सत्ते कितना होगा, 16 सत्ते 112, 1 1 2, कितना आया 8, दशमलव लगा है जीरो आ गया, कितना आ गया 16 पंचे 80, अब फाइनली कट गया, कितना आया भाग भाग देने पर 1.875 और गुणे क्या है 10 घात 12, इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात समझ में आई, कितने इलेक्ट्रॉन 1.875 गुणे 10 घात 12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, बात समझ में आ गई। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ 1.875 गुणे 10 घात माइनस 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल बी वाला, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहत का स्थानांतरण होता है। संहत का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान यानी कि मास, तो बिल्कुल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान भी होता है, तो अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो वहां से द्रव्यमान की कमी होगी, जिस पर जाएगा वहां पे द्रव्यमान की अधिकता होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बी वाला, बी पार्ट इसी में लिख लो, बी, हाँ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो गोले हैं, एक ये है और दूसरा बी है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है भाई? इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? टोटल है 50 सेंटीमीटर, या यही होगा 50 × 10 की घात -2 मीटर। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। फिर कह रहा दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5, यहां पे आवेश है 6.5 × 10 घात -7 कूलम। इस पे भी है और इस पे भी है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? दोनों पर प्लस आवेश है तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा? सीधे कूलम के नियम के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा दो। F = क्या होगा? Q1 Q2 बटे R², यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये फार्मूला लगा दो, यहां से ये निकल गया। फिर कह रहा है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्या नगण्य है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच की जो दूरी है वही ले लेंगे हम। ठीक, अब कह रहा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, आवेश जितना है, नया सवाल देखो इसी में, बी वाले में कह रहा जितना आवेश है, आवेश को क्या कर दिया जा रहा? दोगुना कर दिया जा रहा, और बीच की दूरी आधी कर दी जा रही। 50 की जगह 25 सेंटीमीटर कर दिया जा रहा है, और इस पर जो आवेश है वो कितना कर दिया जा रहा? 6.5 है, तो 6.5 की जगह 13 × 10 घात -7, इसका 2 गुना, यहां भी 13 × 10 घात -7 कर दिया जा रहा। इतना कूलम, इतना कूलम। अब इस पर लगने वाला नया बल कितना होगा? सेम वही फार्मूला। बात समझ में आई? तो अगर देखा जाए तो कितना गुना बढ़ेगा? ये 2 गुना, ये 2 गुना, 2 दूनी 4 और नीचे 4 चौक 16 गुना बढ़ जाएगा। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना बढ़ेगा? 16 गुना। जितना इसका आंसर आएगा देखोगे, उसमें अगर 16 से गुणा करोगे तो ये दूसरा वाला आंसर मैच करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप सबके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान है, बिल्कुल सीधे जो है इस पे अप्लाई होगा आपका कूलम का नियम। ठीक है, तो कूलम का नियम आप सब अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, दोनों फिगर भी मैंने बना दिया। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना। ठीक।